ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ है KClO3 के साथ। टेम्परेचर आपको बता दिए और बताया ये दोनों गैसेज हैं, CO2 और H2O। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हमने वॉल्यूम निकाल के मीटर क्यूब के अंदर। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम निकालना है तो दिस विल बिकम NRT ओवर P, राइट। तो N हमारा 1 मोल उसने बताया हुआ है यहाँ पे, 1 मोल। N1 है, R 8.31 होता है। और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है? 630। और प्रेशर कितना है हमारे पास? बस काल में ही है, पास्कल में है, तो 1 × 10⁵ तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0524। 0.0524 मीटर क्यूब। अच्छा, बस इतना ही निकालना है। तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा है, 524। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? आपको मैथ्स दिया हुआ ग्लूकोज का। यूज योर आंसर टू D1, ओके, टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम of gas released at 630 Kelvin। अच्छा, इफ यू आर अनेबल टू आंसर D1 तो उसने आपको ऑल्टरनेटिव वॉल्यूम दिया हुआ। वो तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने ऑब्वियसली निकाल लिया है ऊपर। तो आपने वॉल्यूम निकालना है गैस का जो कि रिलीज हुई है, CO2 और CO2 और H2O का। तो वॉल्यूम निकालने, कैसे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम गैस का? अगर वॉल्यूम निकालना है मुझे, मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला होता है मेरे पास, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24, राइट। मुझे मोल्स चाहिए इनके गैसेस के। तो मोल्स चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज का मैथ दिया हुआ है आपको। ग्लूकोज के मोल निकाल लो। C6H12O6। ग्लूकोज के मोल आएंगे 5 ओवर इसका MR। MR आता है इसका 6 to 180। 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ÷ 180। 0.0277। 0.0277। अब हम ग्लूकोज और गैसेस के मोल्स को कंपेयर करके गैसेस के मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज का एक मोल है, जब ग्लूकोज का एक मोल है तो गैसेस के कितने मोल है? 6 और 6 12। इकट्ठे निकालें, 12। जब ग्लूकोज का 0.0277 मोल होंगे, गैसेस के कितने मोल होंगे? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 0.0277 मल्टीप्लाई बाय 12 रहेगा 0.3324। 0.3324 ये मोल आ गए आपके पास गैसेस के। अब वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम मीटर क्यूब में मांगा हुआ है उसने आपसे, ये मीटर क्यूब है, ओके। तो फिर उसका मतलब 24 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 0.324 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 7.97 मीटर क्यूब। एक सेकेंड, 1 मोल। कैलकुलेटर में कुछ मसला हुआ है। 5।
हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है गैस का। अच्छा, उसमें आपको ये दिया हुआ है तो हमें वॉल्यूम इंटू 20 मोल इंटू 24 नहीं करना, हमें मोल इंटू ये वाला गैस कर करना है, मेरे ख्याल में क्या। 1 मिनट देना बताओ। 24 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है एक तो। ये जो है, ये जो सही है, ये यहाँ पर जो है ये आता है 0.33। साइंटिफिक से कैलकुलेट नहीं किया था। 0.33 आते हैं यहाँ पे मोल्स। और उसने आपने ऊपर यहाँ पे यूज, उसने खुद बोल दिया था कि आपने D1 को यूज करना है, यानी कि इस वॉल्यूम को यूज करना है। 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है हमारे पास? 0.0524। तो जब 0.333 मोल्स होंगे तो फिर कितना वॉल्यूम आएगा बेसिकली? तो आपने 0.33 24 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ये इंस्टेड किसके साथ? ये जो हमने वॉल्यूम निकाला था 0.0524 में 0524, ये आंसर आता है हमारे पास 0.017। 0.017। उसने आपको बोला था कि D1 यूज करना है और उसने 1 मोल के गैस का वॉल्यूम ऊपर निकलवा लिया था हमसे। तो जब हमने मोल्स निकाल लिए गैसेस के 0.33 मोल्स, तो हम देखेंगे कि अगर 1 मोल में इतना वॉल्यूम है तो 0.33 में कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 0.017 मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। ठीक है। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो? टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ये 127 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर हुआ है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द एमआर ऑफ द कंपाउंड। अगर एमआर कैलकुलेट करना है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। और एमआर क्या होता है? एमआर क्या होगा? मास ओवर मोल। तो मास मेरे पास है 0.284। 0.284 है मेरे पास, मोल नहीं। तो मोल निकालने पड़ेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे आप, तो एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी। प्रेशर उसने किलो पास्कल में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब में। इसको भी आपको मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। छोटे को बड़े में करना होता है तो आप डिवाइड करते हो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻²। तो ये एक्चुअली 3 दफा होगा, तो ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो आप 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10⁻²⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप क्यूब से करना हो, क्यूब को करना है आपने, तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², विच बिकम्स 10⁻6। आर इज 8.31। टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे आप। 103 प्लस 273। ये सॉल्व करो, आपके पास मोल आएंगे। प्लग इन करने दो। 103 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 127 एक्सपोनेंट -6 divided by 8.31 103 plus 273। ये मोल आते हैं मेरे पास 0.033। ये मोल आ गए। अब इसके अंदर प्लग इन कर लो, यहाँ पर लगेंगे जाके 0.033। 0.284 डिवाइडेड बाय 0.333। यार मेरा कैलकुलेटर तो बहुत ही बेकार हुआ है।
आप लोगों के पास किसी के पास कैलकुलेटर है तो सॉल्व करना है यार इसको। मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो सही चल रही है। अरे 8 पॉइंट, अच्छा दोबारा करो, ये इस पे करो। आ, इसको यूज करो 150, मैंने यहाँ पे वन गलती से माय बैड, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर गलत लिखा होता, 150 कैसे करके देख कितना आ रहा है। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू बताना था, ये जो मोल आ रहे हैं इसकी वैल्यू। निकाली किसने? अहमद निकालना है यार इसको दोबारा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 103, मिल गया मुझे कैलकुलेटर दूसरा है। 127 एक्सपोनेंट -6। और इनको एक ही साथ ही प्लग इन करना वरना बहुत मसला होता है। और अच्छा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तुम लोगों को। 0037। अच्छा, ये आता है 0.0037, और 0.0037 से डिवाइड करोगे आप इसको 0037 से, तो आपका एम आर आएगा 77.567। ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे कि कंपाउंड कौन सा होगा, तो क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का पूरा हिस्सा नहीं है इसके अंदर, आपको इक्वेशन भी नहीं दी हुई, आपको कुछ नहीं आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो इसको भी रहने देते हैं इस पार्ट को, क्योंकि अब एक चंक इसमें क्वेश्चन का है नहीं है, देखो टेबल 1.2 भी नहीं है आपके पास। तो इसको, इस आइडेंटिटी को रहने देते हैं। इसी तरह के सवाल हैं बेसिकली सारे। पी इक्वल एन आर टी यूज करना है, हमारी कैलकुलेट करना है। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं स्टेट टू assumptions that are made about the behavior of particles in an ideal gas। तो कोई भी दो assumptions, जो कि पांच assumptions थी हमारी, उनमें से कोई भी कर लो कि collisions इलास्टिक होती हैं। collisions are elastic। ठीक है। नो negligible forces, negligible attractive force between particles। वो कह रहे हैं कि बताओ नाइट्रोजन आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हाई प्रेशर पे। आपको पता है हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आप इसको फ्रेम कैसे करोगे? आप बताओगे कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, फोर्स बिकम लार्जर बिकम ग्रेटर एज वॉल्यूम, एज वॉल्यूम of molecules becomes significant, volume of molecules become significant। State two condition necessary for two gases to approach ideal gas behavior। तो आपको वो कंडीशन चाहिए जिससे आपका वॉल्यूम बढ़े। तो हाई टेम्परेचर,
and low pressure. वो कह रहे हैं बताओ N2 why N2 behaves more like an ideal gas than CO. CO में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है ना, अ, क्योंकि एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और ऊपर से पोलर भी है। तो जो पोलर होती हैं उनमें फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स 14 है, 7 और 7। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो आप बताओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। IMF भी लिखा होता है उसने उसमें मार्किंग स्कीम में, तो आप ना ही नहीं लिखना है यार, शॉर्ट नहीं लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से लिखना है पूरा। लेट्स नॉट गिव हिम अ चांस टू कट योर मार्क्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, has strong intermolecular force as it is polar, and has greater number of electrons. ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस, वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, मोल निकालनी है। अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और आपको डेटा बुकलेट इस वजह से बोल रहा है क्योंकि आर की वैल्यू आपको डेटा बुकलेट से मिलती है, लेकिन आर की वैल्यू वैसे अब आपको याद हो जाएगी तो 8.31 है, पीवी ओवर आर टी। टेम्परेचर इसमें आपको इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट, सबको कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को, वॉल्यूम को 100 × 10⁻⁶ करना पड़ेगा, 8.31। और टेम्परेचर, टेम्परेचर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 में ऐड करोगे तो 293 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो मोल आ जाएगा। अच्छा, लिक्विड्स का हमने कुछ नहीं पढ़ा था, वो इस वजह से नहीं कराया था कि ये एक दो क्वेश्चन एक आता है इसका, बस वही आपने याद करना है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, आइडिया क्या है कि आपने एक लिक्विड सिस्टम को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, तो जो वेपर्स होते हैं उस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है सरफेस मॉलिक्यूल के पास कि वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब वो एक कंटेनर के अंदर क्लोज सिस्टम के अंदर बंद है, ठीक है, तो वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं वेपर्स, मतलब उसी लिक्विड के वेपर्स और वो लिक्विड इटसेल्फ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, और जो वेपर्स जो हैं वो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम बेसिकली वेपर प्रेशर कहते हैं। सही है, अब वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल स्पेशली उसने बोला है, तो बेसिकली आइडिया ये है कि मेथनॉल के जो गैस पार्टिकल्स हैं, मेथनॉल के गैस पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम with liquid and they exert a pressure on walls of container। ये वेपर प्रेशर है बेसिक। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लिक्विड बिकम्स अ वेपर। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो निकल सकते हैं। तो पार्ट लिक्विड पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव इनफ एनर्जी टू लीव। ठीक है, ये भी अगेन उसी तरह का सवाल है। Chlorine does not behave as an ideal gas under these conditions. Explain why chlorine behaves less ideally at very high pressure. वही रीजन है, हाई प्रेशर पे क्या होगा, we have done this, राइट। हाई प्रेशर पे क्या होगा, तो वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, निग्लिजिबल नहीं रहता। वॉल्यूम becomes significant
वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली। हाई प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, टेम्परेचर लो होता है तो उससे क्या होता है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। अच्छा, फिर एमआर निकलवा रहा है आपसे, इसी तरह के सवाल हैं सारे। तीन बेसिक assumptions पूछ रहा है। एक्सप्लेन व्हाई CH3 deviates from the properties of an ideal gas at pressures higher than 300 atm। हाई प्रेशर के ऊपर वही मसला है कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाता है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हायर हाई वेपर प्रेशर। वही कहानी, गैस पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, लेकिन हाई वेपर प्रेशर का मतलब है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस ऑफ द लिक्विड से निकल सकते हैं। A greater proportion of gas particles to leave the surface। हाई प्रेशर का, वेपर प्रेशर का मतलब ये है। लो वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि लेसर proportion of liquid particles can have the energy to leave the liquid। Okay, this is from organic। ये हो जाएगा स्टेट आपने आइडेंटिफाई करनी है, डन दिस इन बोले दिस कूलिंग कर दी। सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा ये क्या कह रहे हो, ये तीन दी हुई हैं उसने लाइंस आपको। Can I draw one line on the graph to show what the relation should be for the same amount of an ideal gas। आइडियल गैस के लिए रिलेशनशिप क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। पीवी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, कांस्टेंट होता है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये कांस्टेंट है, स्केल से सीधी लाइन लगा दो। स्टेट एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ग्राफ T1 T2 और T3 ये कौन सा टेम्परेचर लोवेस्ट है। लो टेम्परेचर का मतलब है हाई डिविएशन। लो टेम्परेचर का मतलब है कि वॉल्यूम कम है तो डिविएशन ज्यादा होगी, लेस आइडियल होगा, तो उसमें डिविएशन सबसे ज्यादा T1 की। तो आप बताओगे T1 होगा एज इट शोज द ग्रेटेस्ट डिविएशन। हाई टेम्परेचर पूछता तो वो सबसे लोएस्ट डिविएशन T3 होता। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बताओगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट। State and explain the effect of pressure on the extent to which a gas deviates from ideal gas behavior। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ये डिविएशन बढ़ेगी। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस डिविएशन, ये आपका इकमा का आ गया, आपने स्टेट कर दिया। और एक्सप्लेन कर दो एज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट। there you go। एमआर निकालना है आपने। अच्छा, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में से जो हमने पहले पढ़ा था, तो कह रहे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बता दो बोरॉन कार्बाइड की। 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली इट्स अ जायंट स्ट्रक्चर। यहीं से पता लग जाता है कि ये जायंट स्ट्रक्चर होगा, जायंट कोवेलेंट। जायंट होगा स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट। इसके बाद ये बिस्मुथ ऑक्साइड है, ये मोल्टन कंपाउंड में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। जब मोल्टन होता है तो कंडक्ट करता है, दैट मीन्स ये आयोनिक है। तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होगी, जायंट लैटिस एंड आयोनिक बॉन्डिंग as it conducts electricity only when it is molten। Melting point of silicon is 1410 and melting point of sulfur is 113। Explain this difference। सिलिकॉन मैक्रोमोलिक्यूल होता है, सल्फर जो है वो
सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो आप बताएंगे कि भाई सिलिकॉन हैज अ जायंट स्ट्रक्चर वो लेवल्स में किया था हमने सब इन सल्फर एज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं सिलिकॉन में, कोवेलेंट बॉन्ड इन सिलिकॉन आर स्ट्रॉन्गर एंड टेक मोर एनर्जी टू ब्रेक than intermolecular forces in सल्फर। कॉपर की लैटिस मांग रहे हैं आपसे, तो मेटालिक लैटिस है उसकी, जाइंट मेटालिक। आयोनिक भी जाइंट होती है, आयोनिक तो जाइंट ही होती है, मेटल भी जाइंट होते हैं, पर कोवेलेंट में मैक्रोमोलिक्यूल्स जाइंट होते हैं। डायग्राम बनानी है आपने, वही वाली पॉजिटिव आयंस वाली बताया था मैंने तुम लोगों को। 5 4 5 4 या 4 3 4 जिस तरह से करनी। बस इलेक्ट्रॉन हर जगह दिखाने हैं, दरमियान में भी दिखाने हैं, ऊपर भी दिखाने हैं और नीचे भी दिखाने हैं, लेबल करना है कि ये मेटल आइंस हैं और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग कौन सी होती है मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड में? बॉन्डिंग मैग्नीशियम में मेटालिक है, अकेला मेटल है। सोडियम क्लोराइड मेटल नॉन मेटल है तो आयोनिक है। डिफरेंस क्यों है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 923, सोडियम क्लोराइड का है 1074। इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों की हाई। इससे ऐसा कि एक में बॉन्ड थोड़े, एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी, बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है, तो बस यही लिख देना आपको कि बॉन्ड्स इन NaCl आर स्ट्रॉन्गर। फॉस्फोरस और सल्फर के दरमियान में क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है? इसके 317 है, सल्फर के 392 है मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर का ज्यादा क्यों है? फॉस्फोरस एक्सिस्ट करता है P4 में, सल्फर एक्सिस्ट करता है सल्फर का आई थिंक S8 होता था। Okay, change to the water must have been changed it. मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ, change करना। हाँ, सल्फर होता था S8। फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 × 4 60 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके पास जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 × 8 108 होते हैं। तो अब इसकी सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, तो आपने वही लिखना है। हम्म, तो सल्फर exists as S8 and phosphorus as P4. S8 has greater electrons, दोनों ही आपके नॉन पोलर हैं, एंड स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस है इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। वोलेटाइल का क्या मतलब है? इजीली वेपराइज्ड। कुछ तुम लोग कर लो, अब इसमें से मैं छोड़ रहा हूँ, बस ये खत्म हो जाना है। सब लोग हैं, कम होते जाते हैं यार लोग साथ साथ। हाँ भाई, अब फातिमा, कशफ, अहमद, सारा क्लियर है ये? अहमद भी चला गया। बच्चों क्लियर है?
कोई क्वेश्चन नहीं है?